आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, ज़ैनुल अब्दीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और आना दुराई सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पेंडुलाई मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं है मेरा, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत है, उनकी विरासत है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा फ़कीर और मेरे वालिद ज़ैनुल अब्दीन का ख़ानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफ़ानी है। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल ख़ानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा ज़ैनुल अब्दीन के पास ना तालीम थी ना दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास, एक हौसला था। और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा, और उनके कई औलादों में मैं एक था। बुलंद कामिन माँ बाप का एक छोटा सा कद वाला मामूली शक्लो सूरत वाला लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 20वीं सदी में बना था। काफ़ी बड़ा और वसील मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर ज़रूरियत की तमाम चीज़ें मुयस्सर थीं। सच तो ये है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, दिमागी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली और इमोशनली। रामेश्वर का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफ़ी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, जहाँ मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वर मंदिर के बड़े पुरोहित बख्शी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। अपने बचपन की आंकी हुई यादा में एक याद ये भी थी कि अपने अपने रिवायती लिबासों में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम ज़बान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है, जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोटी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वे समुंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे, एक और हमारे रिश्तेदार के साथ, अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों ही शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं सके, उनके घर की हालत की वजह से। लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ एक वही शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे। और एक शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुत्तफिक किया, वो था मेरा कज़िन, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। और उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था।
सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को एहतियाती फौज के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए थे। सिर्फ पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से ज़रूर सलबशरमान होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी, और उसी तरह उसकी तबीयत होती है। मुझमें दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन शमशुद्दीन की वजह से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ, बल्कि आइंदा ज़िंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमशुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए, मुझे स्वॉट्स हाई स्कूल में दाखिला कराने के लिए। न जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मशहूर शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। स्वॉट्स हाई स्कूल में दाखिले के बाद एक 15 साला लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे थे। मेरे टीचर अन्ना दुराई सोलमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड थे उस नौजवान के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसाए कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अन्ना दुराई कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे पाने के लिए 3 चीज़ों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अन्ना दुराई, जो बाद में रेवरेंड हो गए, कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, उससे पहले मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी ज़िंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज़ हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समुंदर में कुंजों और बगुलों को ऊंची उड़ाने लगाता देखता था तो उड़ने को जी चाहता था। मैं एक सादा सा गांव का लड़का तो था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ान लगाकर बुलंदी पर पहुंचूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। स्वॉट स्कूल में तालीम हासिल करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था मैं ज़रूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री करने के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया तो हायर एजुकेशन के मायने सिर्फ इतने ली जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, ना ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या हासिल हो सकता है। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। मगर पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनहरिफ कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं एमआईटी यानी मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1,000 रुपयों की ज़रूरत थी और मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का, मेरी आपा ज़ोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतज़ाम किया। उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। एमआईटी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वहाँ 2 हवाई जहाज़ रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था और जब बाकी लड़के हॉस्टल चले जाते थे, मैं घंटा 1.5 घंटा उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल होने के बाद जब मुझे अपने ज़्यादा खसूसी मजमून चुनने थे तो मैंने फ़ौरन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। एमआईटी की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासिर किया: प्रोफेसर के.ए.वी. मेंडलिन, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर नरसिम्हा राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले ही मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियात के बारे में कि उनमें कितनी शिद्दत है, एप्टीट्यूड और इंस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो देखना होगा कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह और लगन है उस शौक में जाने के लिए। प्रोफेसर के.वी. मेंडलिन ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन सिखाया और उसका तंजिया भी, विश्लेषण और एनालिसिस भी। वे बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नज़रिया लेकर आते थे। प्रोफेसर नरसिम्हा राव मैथमेटिशियन थे। वे एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में शामिल होकर मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बैंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए। दोनों मेरी परवाज़ के दरीना ख्वाब को पूरा कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बावक दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे और ये पहला मौका था मेरा अपने वसील और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा हुआ मैं इस देश की सरजमीन को पाँव के नीचे से बहता हुआ देखकर हैरान था कि उत्तर की सफ़र करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदल जाता है। मैं 1 हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहाँ से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया, दिल पे ये बोझ लेकर के आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी में शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफ़ेद दुधिया धोती और पांवों में लकड़ी की खड़ाऊ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बताया उन्हें कि कैसे इंडियन एयरफोर्स में भारतीय होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवाज़ करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो तो वो पवित्र होती है और उसमें अगर शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनतीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड, सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में वापस लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। वो वक्त ही होगा, तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बहार फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस में अपने इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया, 250 रुपये के महीना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बैंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE का नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बैंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टोरेट का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में अजीब सा तरीका है, अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हर दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों से देश ने गैर मुल्कों की तहजीबों के जख्म खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी इफ्तिदा खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक और ही खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहमदिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुशरंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो हम अपने हुक्मरानों की बेढब नकल से ज्यादा और कुछ नहीं हैं। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बैंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कोई कमी नहीं थी। बैंगलोर में रहते हुए मैं रामेश्वरम के गहरे सुकून और शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी होवरक्राफ्ट तैयार करे और जो वक्त से पहले तैयार हो गया उसका नाम रखा गया शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिज़ाइन हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ
जब आपसी कंट्रोवर्सी के बिना पर सारा प्रोजेक्ट बलाए टाक पर रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MG के मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक दिन अचानक हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके हफ्ता बाद की बात थी, मुझे इनकोस पर से बुलावा आ गया। मैं मुंबई चला गया इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वालों में विक्रम साराभाई, MG के मेनन के अलावा मिस्टर सर्राफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस पर में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। 1962 में दरीना हिस्से में कहीं इनकोस पर ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरल में त्रिवेंद्रम से परे दूर दराज के एक ऊँगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में ये मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इफ्तिदा थी, एक हल्की सी शुरुआत थी। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोडार्ड फ्लाई स्पेस सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंप्रेशन अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर है वो बड़े मगरूर हैं, अपने से छोटों की, जूनियर और सबऑर्डिनेट की राय लेना अपनी हद तक समझते हैं। कोई भी शख्स अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा फौरन बाद ही हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक़या हुआ। 21 नवंबर 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था। नाम अपाचे नाइकी। नाइकी अपाचे की कामयाबी के बाद प्रोफ साराभाई ने अपनी आरज़ू, अपने ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना, हिंदुस्तानी रॉकेट का सपना 20वीं सदी का ख्वाब भी कहा जा सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे, जो कुशहून्स कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेट मैन का, जो साथ रहता था और जूक्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेज़ों ने 700 रॉकेट और 900 रॉकेट के सब सिस्टम बरामद किए। 1799 में तिरुनल वैली की जंग के बाद वो रॉकेट्स विलियम कॉन्ग्रेव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंस जुबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बदौलत वो रॉकेटरी का ख्याल फिर एक बार हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफ साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ली। बहुत से तंग नज़र लोगों को एतराज़ था इस बात से कि इस मुल्क में जहां कौम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां स्पेस उड़ानों को, इन ख्याली तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और साराभाई के नज़रिए में किसी किस्म का मुबालता नहीं था। उनके नज़रिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में दुनिया के मसलों में हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, खुद मुख्तारी और सेल्फ रिलायंस ज़रूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहरा बिल्कुल नहीं था। सहज पके सो मीठा हुए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके और कामयाब हुए, एक रोहिणी और दूसरा मेनका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफ साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन VS नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफ साराभाई ने RATO तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ, जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर के ये शेर बहुत याद आए, हर दिन के लिए हमेशा तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही में लो। जब ओखली में हो तो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। RATO पे काम करते हुए 2 अहम वाक़यात हुए। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफ साराभाई।
मेरे लिए वो एक रोमानी मैनिफेस्टो था, जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रोमानी नज़्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफ साराभाई अपने देरीना ख्वाब की ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफ साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिसाइड करूं। ये मामूल था, मेरा अल्क था कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफ साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसे ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन थुम्बा में प्रोफ साराभाई एसएलवी का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफ साराभाई ने कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम छाया हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफ साराभाई नहीं रहे। चंद घंटों पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफ साराभाई मेरे नज़र में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता थे, जैसे महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स बड़े पैमाने पर एक स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था, उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मीटियोरोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश वीएसएससी के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आज़ादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तस्कीन का यही एक रास्ता है। आज़ादी और जिम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन और खुशी का बाइस हो सकती है। और ज़ाती आज़ादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीर कर सकता था, जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा करामाती हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आज़ादी के हकदार होंगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। इनकी रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए ज़रूरी है कि दिन का काम जब ख़त्म हो, आप पिछले काम का जायज़ा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फ़ख्र समझो, गर्व समझो, और ज़रूरत भी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो। ये जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। एसएलवी प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले, पर आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी ईजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, इस और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तख्लीक की तरह एसएलवी की तख्लीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज़ जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और मेरे हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिर्दे का एहसास हुआ, मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात के रात बसों में सफ़र करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। ज़ोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को, जो डोरोकर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते थे एसएलवी पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा ज़ैनुल आबिदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे, और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, ना अखबारों में स्याह हाशिए दिए गए, ना सियासतदान थे वो, ना विद्वान कोई, ना कोई बड़े सरमायादार। एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता सिफत, और हर एक उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है।
मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठा रहा, चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रूंधे गले से दुआएं दी मुझे। SLV-3 अपाचे रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी, अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी माँ की मौत की खबर पहुंची। एक के बाद एक पूरी 3 मौतें हो गई मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की ज़रूरत थी। 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल तैयारी और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज़ का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 में बड़ी कज़ादाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में चला गया। हम दखुम्द रह गए, सांस रुकी बैठी थी। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफ़र कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड बाद परवाज़ टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गमो गुस्से से भर गया, निचोड़ गया, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सिरहाने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं था। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीकी और बहस मुबाहसे के बाद मुतमईन हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान न आया। मैं मुसलसल और बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ़ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर, मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त में जाने की वजह से इत्मीनान हो गया है, लेकिन मैं उसे काफ़ी नहीं समझता। इस मिशन में डायरेक्टरेट की हैसियत से इस गलती को मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेदारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाक़यात सोच सोच के मैं दिल को ढाढ़स देता रहा। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, ये सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनाने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ मिला। अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में ही चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थीं। ज़्यादातर रिपोर्टर ने पहली SLV की याद दिलाई थी कि किस तरह रॉकेट फेल हो गया और उसका मलबा समुंदर में जा गिरा था। कुछ लोगों ने तो उसे देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नज़रें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ, एक ज़रूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज की कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उस चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारे कौम का एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था। हमारे इतिहास का एक नया वाकिफ खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था। जिन लोगों के बदौलत में यहाँ पहुँचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई।
SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फ़ोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से ही बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूँ और पाँव में चप्पल या स्लीपर्स कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था मेरे लिए, नहीं तो उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफ़ी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम में पहुंच गया, माँ के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफ़ीक जलालुद्दीन मस्जिद में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन ज़ोहरा ने मीठा बनाया घर में। बख्शी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब लेकर दुआ पढ़ी। और प्रोफेसर सारा भाई को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फ़ख्र था, जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। 1 जून 1982 को मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमण ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते ही देखते वो प्रोजेक्ट बन, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल के प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रैक्स को, यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए तो वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामयाबी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढाढ़स दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज़्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSE के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नम्र कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। उनके हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नज़र आ जाती थी कि कोई भी शख्स खामियों से खाली नहीं है, यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमज़ोर शरीर के अंदर उनमें बच्चों सी मासूमियत थी। मुझे हमेशा वो साइंसदानों में संत नज़र आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज़ वाकिफ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज़ बाहर के मुल्कों से ना खरीद सके जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की ईजाद ने, हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 580 से ज़्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज़ 20 अप्रैल 1989 तय पाई गई। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और फिर हिफाजत के लिए ये फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबार और मीडिया ने इस खबर को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नज़रें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज़ से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फ़ौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेट स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं। अब परवाज़ मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयानात में अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली।
कार्टूनिस्ट सुधीर राल ने एक कार्टून छाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के एक कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा था, डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसा की मिसाइल है जिससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ। 10 सेकंड्स पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला कि एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंस तजुर्बे में होना आम बात थी। गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है। लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किल समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते वक्त कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और तजुर्बा मुलतवी हुआ तो फिर पक्का घर बनवा लूंगा। अमूल बटर ने अपने होर्डिंग्स पर लिखा कि अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई गई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर KC पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमतों का नाम ले रही थीं। कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया। हम 1 लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे, मैंने कहा, और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो? वे बोले, कल यही होगा। उन्होंने पेशेंट गोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था जैसे एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली हो। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामियां, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो, मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड्स की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे सिर्फ एक मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का एक सुनहरी तिलक है। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने अग्नि व मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन अभी भी मेरा वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ ज़रूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फ़र्क इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं, ज़्यादा रुपया कमाने के लिए, ज़्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, इज्जत और मोहब्बत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 को मैं 60 साल का हो गया। मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी उम्रें लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल से मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और एक दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाई। जैसा कहा है किसी ने कि खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा।
मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं कि मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बने, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर से हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले। ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी है खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज़ से सारा आसमान रोशन हो जाए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।